नमस्कार। सुर्खियों के बाद बड़ी खबर की बात करेंगे। श्योपुर से बड़ी खबर मिल रही है। चंबल और पार्वती नदी में लगातार उफान चल रहा है। अब चंबल और पार्वती के उफान के चलते सांड और सुंडी गांव ये टापू में तब्दील हो गए हैं। श्योपुर का राजस्थान के कोटा और खतौली से संपर्क कट चुका है। सांड और सुंडी गांव की बात करें तो यहां 500 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। चंबल नदी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है। यही वजह है कि रेस्क्यू की रफ्तार भी धीमी होती जा रही है। सांड और सुंडी गांव ये टापू में तब्दील हो गए हैं। उफान और पार्वती और चंबल दोनों उफान पर हैं और इसके चलते स्थितियां श्योपुर में लगातार बिगड़ती हुई और अभी राहत के आसार भी नहीं है। मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसमें भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। श्योपुर का राजस्थान के कोटा और खतौली से संपर्क टूट चुका है। सहयोगी दीपक इस वक्त श्योपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, फिलहाल क्या स्थिति, और चंबल का व्यवहार वैसे ही बहुत उग्र, उस स्थिति में रेस्क्यू की रफ्तार भी धीमी हो गई होगी। बात करें तो दोनों ही नदियों में उफान का दौर जारी है। कोटा बैराज के गेट खोले जाने की वजह से चंबल नदी का पानी बीते रोज से ही लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही जो मालवा क्षेत्र में बारिश हो रही है उसकी वजह से पार्वती नदी पिछले 3 से 4 दिनों से उफान पे है। ऐसी स्थिति में श्योपुर से कोटा का संपर्क कटा हुआ है। राजस्थान के कई दूसरे शहर हैं जहाँ का संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। ऐसी इन हालातों में जो आवागमन है पूरी तरह से बंद रहे। यात्री और वाहन चालकों को तो खासी दिक्कतें ही उठानी पड़ रही हैं। इसके अलावा जो सुंडी और सांड गांव है, दोनों गांव टापू बन गए हैं जहाँ पर 500 से ज्यादा जिंदगियां फंसी हुई है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो प्रशासन ने अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं कराया है। वजह कोई भी हो सकती है, लेकिन वहां पर हर साल ऐसे हालात बनते हैं। इस वजह से प्रशासन ने इस तरह के कदम नहीं उठाए, जबकि होना ये चाहिए था कि चंबल और पार्वती नदियों के बीच में फंसे हुए गांवों के ग्रामीणों को तत्काल वहां से निकाला जाना चाहिए था और सुरक्षित स्थान पर उनको बसाना चाहिए था। ललित, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। दीपक हमारे सहयोगी विस्तार से जानकारी दे रहे थे किस तरह की स्थितियां श्योपुर में। और अब खबर बिलासपुर से। शराब दुकान में घुसकर मारपीट का मामला सामने आया है। बदमाशों ने कर्मचारियों से मारपीट की है। लाठी डंडे से जमकर पिटाई की गई है। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। बताया जा रहा है कि विवाद चिल्लर को लेकर शुरू हुआ। सेल्समैन से विवाद हुआ और देखते देखते बढ़ गया। कोनी थाना इलाके के पौसरा शराब दुकान का ये पूरा मामला है। बदमाशों ने कर्मचारियों से मारपीट की है। लाठी डंडे से जमकर मारपीट की गई। चिल्लर को लेकर यह विवाद बढ़ा। शराब दुकान के कर्मचारी ने चिल्लर को लेकर कुछ कहा, विवाद बढ़ने लगा और विवाद बढ़ने के बाद इस तरह से ये मारपीट में तब्दील हो गया। बदमाशों ने कर्मचारियों से मारपीट की। तो बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता दें। शराब दुकान में चिल्लर को लेकर विवाद शुरू हुआ था। विवाद के बाद बदमाश लाठी डंडे लेकर घुस आए, हमला शुरू कर दिया, तोड़फोड़ की, मारपीट की। ये तस्वीरें भी सीसीटीवी में कैद हुई हैं। विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, पूरा घटनाक्रम और अब तक कोई कार्रवाई? पहुंचना शराब केंद्र का ये पूरा मामला है शराब दुकान का, जहां पर की चिल्लर मांगने को लेकर के भी रात को विवाद हुआ था कुछ लोगों में। और उसके बाद जो शराब दुकानदार है, चिल्लर को लेकर के जब विवाद हुआ तो जो कुछ लोग आए हुए थे शराब खरीदने के लिए वो वापस लौटे और करीब 1 दर्जन के आसपास लठेत लोगों को लेकर के पहुंचे और उसके बाद दुकानदार के साथ मारपीट शुरू कर दी। और ये पूरी घटना उसमें कैद हुई है। हालांकि सबसे बड़ी अचरज की बात यह है कि सीसीटीवी फुटेज है सबूत के तौर पर। उसके बाद पुलिस ने मामूली धाराओं के तहत जो है मामला दर्ज किया है। हालांकि लोग मांग कर रहे हैं, जो कर्मचारी हैं जिनकी पिटाई हुई वो मांग कर रहे हैं कि उनके खिलाफ जो है प्राणघातक उन्होंने हमला किया था उसके लिहाज से धाराएं दर्ज की जाए। कुल मिलाकर ये कहें कि न्यायस्थानी में लगातार अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है। कहीं पर पब बार में हमला कर रहे हैं लठेत और चाकूबाजी हो रही है, तो कहीं पर इस तरह की खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है और पूरी तरह से अंकुश जो है वो पुलिस का खत्म होता जा रहा है अपराधियों से। चलिए, और यही सबसे बड़ी चिंता की बात, खौफ खत्म हो रहा है, नियंत्रण नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
और अब खबर धमतरी से। डुबान इलाके में दंतैल हाथी ने उत्पात मचाया है। सड़क पर दंतैल हाथी दिखा, धान की फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। अब इस इलाके के 7 गांवों को लेकर 7 गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। वन विभाग की टीम लगातार नजर इस दंतैल हाथी पर रखे हुए है। धमतरी से बड़ी खबर। डुबान इलाके में दंतैल हाथी सड़क पर नजर आया है। फसलों को लगातार ये नुकसान पहुंचा रहा है, धान की फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। इलाके के 7 गांवों में अलर्ट जारी किया गया है और वन विभाग की टीम लगातार नजर रखे हुए है। और अब बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता दें। 20 ट्रेन 48 घंटे के लिए रद्द। 20 ट्रेन 48 घंटे के लिए रद्द। टाटा शिवनाथ इंटरसिटी रीवा एक्सप्रेस ये रद्द कर दी गई है। नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते ट्रेनें रद्द है। राजनांदगांव और कलमना के बीच ये काम चल रहा है। आधे रास्ते में कैंसिल। 5 ट्रेन आज और कल नहीं चलेंगी। और अब भोपाल से बड़ी खबर। निकाय चुनाव के बाद कांग्रेस एक्शन मोड में है। पार्टी के खिलाफ गतिविधियों को लेकर नोटिस जारी किए गए हैं। महिदपुर में 3 और उज्जैन के 2 पदाधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव चेतन यादव और उज्जैन शहर के पूर्व अध्यक्ष महेश सोनी ने नोटिस जारी किया है। 7 दिन में जवाब भी मांगा गया है। उज्जैन में मामूली अंतर से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। पीसीसी पार्टी विरोधी गतिविधि वाले पदाधिकारियों की सूची तैयार कर रही है। अनुशासन समिति की बैठक में इस एक्शन पर फैसला होगा। सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग के पास आपको लिए चलेंगे। अनुराग, खबर के बारे में विस्तार से बताइए भी। और अच्छा लगता है कांग्रेस में जब अनुशासन की बातें होती हैं। अनुराग। बिल्कुल ललित, देखिए कांग्रेस के अंदर अनुशासन की बात हो तो बिल्कुल अच्छा लगता है, क्योंकि अनुशासनहीनता कई बार पार्टी के कार्यक्रमों में देखने को मिलती है। लेकिन इस बार नगरीय निकाय के चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण पूरा मामला अनुशासनहीनता का बनता हुआ नजर आ रहा है। और इसी पूरे मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से उज्जैन के 2 पदाधिकारियों को प्रदेश सचिव और पूर्व जिला अध्यक्ष को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। महिदपुर के भी 3 पदाधिकारियों को नोटिस जारी कर 7 दिन के अंदर जवाब मांगा है। और यदि उनके जवाब से पार्टी संतुष्ट नहीं होती है तो उन पार्टी पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके अलावा भी पार्टी उन निकायों से भी भीतरघात करने वालों की जानकारी जुटा रही है जिन्होंने नगरीय निकाय के चुनाव में पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम किया, और उनके खिलाफ भी पार्टी एक्शन लेगी। कांग्रेस पार्टी के लिए जरूरी इसलिए भी है क्योंकि 2023 के चुनाव में किस तरीके से भीतरघात का सामना पार्टी को करना पड़ सकता है, उससे पहले ही पार्टी अपनी तैयारी करती हुई नजर आ रही है। तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जल्द ही अनुशासन समिति की बैठक बुलाई जाएगी और उसमें भी उन नामों पर चर्चा होगी जिन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनुराग विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। जिस उज्जैन का जिक्र किया जा रहा है वहां नोटा का जो वोट है वो ज्यादा है, जबकि हारने का जो मार्जिन है वो कम है। अंदाजा लगाइए आप। खबर रायपुर से। सेक्स रैकेट का इंटरनेशनल कनेक्शन निकला है। नेपाल की एक महिला दलाल को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली से ये लड़कियों की सप्लाई करती थी। रायपुर का एक बड़ा नामी गिरामी होटल है, काम ये कर रहा था वो। रायपुर के एक बड़े होटल से सेक्स रैकेट पकड़ाया था। जांच में विदेशी महिला दलाल का नाम सामने आया, जिसे रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? देखिए ललित, एक रायपुर के बड़े होटल पर 13 जो लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें 2 दलाल और 11 युवतियां थी। उन्हें 6 अलग अलग राज्यों से ये लड़कियां आती थी और देह व्यापार में काफी लंबे समय से इनकी संलिप्तता पाई गई थी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिस पर तेलीबांधा पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने
जो है इस पर दबिश दी है। लेकिन अभी जांच में एक नया खुलासा हुआ है और देह व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन है वो सामने आया है। नेपाल की एक महिला दलाल है, उसे गिरफ्तार अभी पुलिस ने किया है। अब कुल मिलाकर इस पूरे मामले में 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और पुलिस और भी पूरे मामले की छानबीन कर रही है। ये वही महिला जो दलाल है, जो नेपाल की रहती थी, दिल्ली से रह करके अलग अलग राज्यों में जो युवतियां हैं और लड़कियां हैं उनकी सप्लाई करती थी। एक बड़ा रैकेट का खुलासा रायपुर पुलिस ने किया है। अभी पुलिस पूरे मसले पर और भी जांच कर रही है और जिस तरह से इंडस्ट्रियल एरिया है, राजधानी रायपुर है, इन तमाम क्षेत्रों में देह व्यापार जो लगातार काफी तेजी से बढ़ रहा था, उस पर पुलिस ने अंकुश लगाने का काम है वो अब कर रही है। पीटा एक्ट के तहत पूरे मामले पर कार्रवाई की है और अभी आगे और जो जांच है ललित वो की जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया युगल इस तमाम जानकारी के लिए। और अब हादसे की खबर मिल रही है। सतना से भीषण सड़क हादसा हुआ है। दर्शनार्थियों से भरी तेज रफ्तार पिकअप पलट गई है। 29 लोग घायल हुए हैं। 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमरपाटन में भर्ती किया गया है। गंभीर रूप से घायलों को संजय गांधी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। रीवा से मैहर ये सभी जा रहे थे, मुंडन करवाने के लिए जा रहे थे और ड्राइवर को झपकी आ गई, नींद लग गई उसके चलते यह हादसा हुआ। कंचनपुर के पास अल सुबह की ये पूरी घटना है। एमपी में स्कूल बैग का वजन बहुत जल्द कम किया जाएगा। न्यूज 18 से खास बातचीत में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूल बैग का वजन और सिलेबस कम करने पर विचार किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। स्कूल बैग के वजन को लेकर सरकार क्या कदम उठाएगी, इस वक्त हमारे साथ स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार हैं, उन्हीं से जानेंगे। सर, मध्य प्रदेश में स्कूल बैग को लेकर जो केंद्र सरकार के नियम है 2 से 3 साल पहले, उनको कहा गया था कि पालन किया जाएगा, लेकिन अब तक जो नियम है उनका पालन नहीं किया गया है और जो बैग हैं उनका वजन बहुत ज़्यादा है बच्चों के बैग का। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूल के बैग वजनदार नहीं हो, यानी किताबों का जो बोझ है उसको कम करने का है। मध्य प्रदेश सरकार भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप सारी तैयारी कर रही है और हम आने वाले समय में बैगलेस व्यवस्था करने पर काम करेंगे। जी, तो सर कब तक ये हो जाएगी? नए शिक्षा सत्र से अगर ये माना जाए या फिर आने वाले शिक्षा सत्र में ये होगी? क्या है, स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है, एक साथ पूरी शिक्षा नीति लागू नहीं हो रही है। इसलिए जैसे जैसे भारत सरकार से स्पष्ट क्या क्या कैसे कैसे करना है वो मिलता जा रहा है, हम भी उसी अनुसार परिवर्तन करते जा रहे हैं। तो सर वक्त कितना लग सकता है अगर वक्त समय की बात कर ली जाए? उसमें समय अवधि नहीं, उसमें समय अवधि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन का समय अवधि दे रखी है, उसमें सब चीज़ें फिक्स है, कौन सा काम कब होना है, अभी उस पर काम चल रहा है। मध्य प्रदेश ने भी सुझाव भेजे हैं, देश के अन्य राज्यों ने भी सुझाव भेजे हैं। सर, जब ये लागू होगा उससे पहले इनके जो वजन को कम करने के लिए कुछ फौरी स्कूल में नहीं आना पड़े, जो हमारा पूर्व प्राथमिक कक्षाएं हैं जिसको हम लोग LKG UKG कहते हैं, हम अरुण उदय कहते हैं, अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिसको बाल वाटिका कहा जाएगा, उसमें बच्चों को ज़्यादा वजन के बजाय रोज के व्यवहार से, कुछ खेल कूद से, इस प्रकार की जो शिक्षा की व्यवस्था हो रही है उस पर काम चल रहा है। उसका सिलेबस बनेगा, कैरिकुलम बनेगा और उसी अनुसार पढ़ाई प्रारंभ होने वाली है। तो मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होगी उसके हिसाब से जो बदलाव है वो जल्द से जल्द देखने को मिलेगा और बैगलेस जो पॉलिसी है वो लागू की जाएगी। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। और अब खबर भोपाल से, जहां भारी बारिश के बीच चयनित शिक्षकों ने पैदल मार्च निकाला। सेकंड काउंसलिंग की मांग को लेकर शिक्षकों ने नए BRTS बस स्टैंड से लेकर लोक शिक्षण संचालनालय तक पैदल मार्च निकाला। 2018 में पात्रता शिक्षक परीक्षा हुई थी। इसके बाद चयनित शिक्षकों को केवल एक बार इनकी काउंसलिंग हो पाई। चयनित शिक्षकों का कहना है कि 4 महीने पहले भी DPI ने भर्ती करने का आश्वासन दिया था, अब तक सेकंड काउंसलिंग नहीं हो पाई। शिक्षकों ने एक बार फिर से हल्ला बोला है और प्रदेश भर के चयनित शिक्षक राजधानी भोपाल में भारी बारिश के बीच सड़कों पर पैदल मार्च करने के लिए निकले हैं। आप देखेंगे कि BRTS बस स्टैंड से ही पैदल मार्च शुरू हुआ है, जो कि लोक शिक्षण संचालनालय तक जो शिक्षक हैं वो पैदल मार्च करके पहुंचेंगे। और शिक्षकों की मांग है कि 2018 में शिक्षक पात्रता परीक्षा निकली थी और शिक्षक उस परीक्षा में चयनित भी हुए थे। 11 सालों के लंबे इंतजार के बाद परीक्षा आयोजित हुई थी और अब तक
केवल एक ही काउंसलिंग हुई है और उसमें शिक्षकों का चयन हुआ है, लेकिन जो चयनित शिक्षक हैं वो अभी भी काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं कि उनकी भर्तियां हो, लेकिन इस तरह के कोई जो आसार है वो लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से नजर नहीं आ रहे। ऐसे में कई बार आंदोलन कर चुके हैं और एक बार फिर से पैदल मार्च का रास्ता आप लोगों ने अपनाया है। क्या लग रहा है इस बार आपकी मांगे सुनी जाएंगी? हम लोग शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण 2018 के हैं और आज 2022 आ गया है। 4 वर्षों के बाद भी शिवराज सिंह जी तत्काल शिक्षक भर्ती की बात करते हैं और हमें नियुक्ति पत्र नहीं देते हैं। पद वृद्धि का आश्वासन अधिकारियों ने हमें 4 महीने से दिया है, अभी तक सेकंड काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है और दूसरी ओर अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। हम पात्र अभ्यर्थियों का शोषण किया जा रहा है और उधर अगली पात्रता परीक्षा की भी तैयारी शासन ने कर दी है, जबकि हम पात्र अभ्यर्थी सड़कों पर है। आज मामा को सोचना चाहिए कि महिला पक्ष को सड़क पर ऐसी बारिश में उतरकर आना पड़ा, जबकि हम लोग पूरी योग्यता रखते हैं। हम लोगों ने सारे चरण पार किए हैं। कब तक भोपाल में पैदल मार्च चलेगा? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम लोग डटकर आए हैं, पैदल मार्च करते रहेंगे। हम लोग डटकर आए हैं। इस बार तो भारी बारिश का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी भी जो लोग यहाँ पर चयनित शिक्षक पैदल मार्च कर रहे हैं उनकी यही मांग है कि लंबा इंतजार हो गया है, 3 से 4 साल का जो इंतजार है वो हो गया है और अब एक तरफ दूसरी तरफ शिक्षकों की भर्ती करने की जो आदेश है वो लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी कर दिया है। तो शिक्षक यही चाहते हैं कि जब उन्होंने परीक्षा निकाली है, चयनित हो गए हैं, तो उनको जल्द से जल्द स्कूलों में पद स्थापना दी जाए। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। और अब शाहजहांपुर से सामने आया है दबंगई का मामला। यहां बावलिया खेड़ी गांव में एक लड़की के स्कूल जाने की बात पर 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चल गए। बताया जा रहा है कि गांव के कुछ दबंग युवकों ने दलित समाज की एक नाबालिग लड़की को स्कूल जाने से रोक दिया। लड़की ने बताया कि स्कूल जाने के दौरान गांव के दबंग युवकों ने रास्ते में रोका और कहा कि हमारे गांव में लड़कियां स्कूल नहीं जाती, तुम भी नहीं जाओगी। छात्रा के परिवार के 5 लोग घायल हो गए हैं। इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और आरोपी फरार है। तो 3 लड़के खड़े थे वहाँ की, जगमाखन, कुंदन और धर्मेंद्र सिंह। उन्होंने हमारा बैग छीन लिया और बोले कि हमारे गांव से कोई स्कूल जाता, तुम क्यों जाते हो स्कूल, तुम्हें भी नहीं पढ़ने देंगे हम। इतने में मेरा भाई आया, उसने देख लिया, उसने चिल्ला चोट करी और उसने हमें बचाया, तो उसको तीनों ने मारा और फिर हमने उसको छुड़ा के हम घर गए। तभी इनके सारे परिवार वाले आ गए, लाठी फरसी ये सब लेकर, और मेरे परिवारों को सबको मारा इन्होंने। अभी भी रात को पूरा विवाद किस बात को लेकर? हाँ, किस बात को लेकर पूरा विवाद हुआ है? हाँ, यो नाना के मारियो हमारे। किस बात को लेकर आपके बच्चों को मारा उन्होंने? ये लड़की ने स्कूल से आई थी तो उधर से हुई आई रही थी, इधर से जा रहा था, फोन लगा था। तो मामला ये है कि स्कूल जाने से रोका गया नाबालिग को, फिर ये कहा गया कि हमारे गांव की जो लड़कियां वो स्कूल नहीं जाती, जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक। सुनील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, क्या कुछ इस मामले में अपडेट आ पाया है? जो रिपोर्ट है, जो बच्ची है वो तो नाम ले रही है बाकायदा आरोपियों के, क्या कुछ अपडेट है पुलिस के पास? ये क्या मामला उतना ही सीधा है जितना दिखता है सुनील? देखिए ललित, ये पूरा मामला जो है 2 दिन पुराना बताया जा रहा है, जिसमें जो लड़की है 16 वर्षीय, उसका ये आरोप है कि वो स्कूल से जब घर लौट रही थी, उसी दौरान जो गांव के 3 युवक थे उन लोगों ने उसे रोका और उसे कहा कि गांव में लड़कियां स्कूल नहीं जाती, तुम क्यों जाती हो। और इसी बात को लेकर विवाद पूरा शुरू हुआ। उसके बाद जो लड़की का भाई था और जो लड़की के परिवारजन थे, उनका और सामने वाले पक्ष का विवाद हुआ और विवाद के बाद लड़की पक्ष का आरोप है कि बड़ी संख्या में वो लोग आए जो गांव का दबंग उन लोगों को बताया गया, ऐसा लड़की पक्ष का आरोप है। तो उन लोगों के बीच ये विवाद हुआ। दर्शकों तक हमने तस्वीरें भी पहुंचाई है जिस तरीके से विवाद हुआ है। इस पूरी घटना के बाद जो लड़की का पीड़ित पक्ष है उसके 5 लोग घायल हुए हैं, जो जिला अस्पताल में भर्ती है। और लड़की और उसके परिजनों की शिकायत पर कोतवाली थाना क्षेत्र में 7 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण कायम किया है। चूंकि लड़की का ये आरोप है कि दबंगई और स्कूल शिक्षा रोकने के उद्देश्य से ये पूरा विवाद था, इसलिए पुलिस उस पूरे मामले की जांच कर रही है। चूंकि गांव में कई निजी विवाद होते हैं, कुछ इस तरीके के विवाद होते हैं, लेकिन अगर वास्तव में पीड़िता के आरोप सही है तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है कि आज भी जो है लड़कियों को स्कूल जाने से रोका जाए।
चूंकि फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, इसलिए प्रारंभिक तौर पे ज्यादा कुछ कहना फिलहाल स्पष्ट नहीं है। लेकिन चूंकि पीड़ित पक्ष ने शिकायत दर्ज की है और चूंकि कानून में मामला दर्ज हो चुका है, तो जांच के बाद ये सारी स्थितियां साफ हो जाएगी। पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है, कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, कुछ लोगों को भी लेना बाकी है। तो गिरफ्तारी अभी किसी भी आरोपी की नहीं हो पाई है। उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा सामने वाले पक्ष के बयान आने के बाद कि आखिर असल वजह विवाद की क्या थी। लेकिन पीड़ित पक्ष ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई है और लड़की पक्ष का जो आरोप है, उसके मुताबिक स्कूल जाने की बात को लेकर उसके और उसके परिवार वालों के साथ जो मारपीट की है, उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। जी ललित। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। पेचीदा मामला है, पड़ताल जरूरी है। और इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सीएम नीतीश कुमार आइसोलेट भी हो गए हैं और उन्होंने अपना टेस्ट कराया, जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस बात की उन्होंने जानकारी भी दी और वो आइसोलेट हो गए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।